Hello guys, welcome to the first episode of our podcast, The Fifth Official. Jaipur, also known as the Pink City, is renowned for its rich heritage and culture. तो जफ्फा, जिसका फुल फॉर्म है जयपुर फुटबॉल फैंस असेंबल, हमारी एक छोटी सी कोशिश है इस महान शहर में इस फुटबॉल का तड़का लगाने के लिए। इस पॉडकास्ट से हम यही एम कर रहे हैं कि जो भी हम लोग आपस में फुटबॉल डिस्कस करते हैं और जो भी हमारी ओपिनियंस हैं उसको हम एक पब्लिक प्लेटफॉर्म पे लेके आए और हम पूरी दुनिया को ये दिखा सकें कि जयपुर में भी एक पागल फुटबॉल फैन बेस है। मेरे साथ आज इस पॉडकास्ट में मौजूद हैं गौरव, शिवम और रोहन। ये तीनों ही जफ्फा के को फाउंडर्स हैं। गौरव जो कि आर्सेनल जयपुर सपोर्टर्स क्लब के एडमिन हैं, रोहन जो कि बारसा फुटबॉल सपोर्टर्स क्लब जयपुर के एडमिन हैं, और शिवम जो जयपुर कॉप के एडमिन हैं, वो मेरे साथ हैं। और जफ्फा जो कि हमारा एक इनिशिएटिव है, इसने यही किया है कि जो भी लोकल सपोर्टर्स क्लब हैं जयपुर के, उनको यूनाइट करने की कोशिश करी है। दोस्तों, मैं हूं आपका होस्ट और दोस्त शाश्वत, जिसको प्यार से सब बाबा भी बोलते हैं। मैं हूं जफ्फा का को फाउंडर, ऑल्सो द को फाउंडर ऑफ पिंक सिटी ब्लूज, विच इज़ द ऑफिशियल चेल्सी सपोर्टर्स क्लब फॉर जयपुर। सो इन दिस पॉडकास्ट हम कई चीज़ें डिस्कस करेंगे। फर्स्ट पॉइंट विल बी the strange rules and the unusual rules introduced after the COVID-19 pandemic and introduced in the restart of football. दूसरा होगा financial fair play and we'll conclude the discussion by rounding up the season और जो भी इस सीजन में हुआ है अभी तक। तो दोस्तों, काफ़ी मज़ा आने वाला है इस पॉडकास्ट में। लुइस एनरिके जो कि बारसा के एक्स मैनेजर हैं, उन्होंने कहा है कि फुटबॉल विदाउट फैंस इज लाइक डांसिंग विद योर सिस्टर, और बहुत ही वियर्ड और अजीब सी सिचुएशन है। काफ़ी टाइम हो गया जब फुटबॉल रीस्टार्ट हुए, 105 दिन हमको रुकना पड़ा फुटबॉल के रीस्टार्ट के लिए। तो कैसे फुटबॉल के बिना हम रहे और क्या हमारे अंदर एक्साइटमेंट थी जब हमको पता चला कि फुटबॉल रीस्टार्ट होने वाला है। तो मैं सबसे पहले गौरव के पास आना चाहूँगा और उनसे पूछना चाहूँगा कि उनका क्या पॉइंट ऑफ व्यू है, क्योंकि काफ़ी सारे नए रूल्स आए हैं अभी जब फुटबॉल रिस्टार्ट हुआ है। तो गौरव, आप क्या कहना चाहेंगे इसके बारे में? थैंक यू बाबा। जैसा आपने बताया, बहुत ही ज़्यादा खुशी हो रही है फुटबॉल के वापस आने से, पर इतने चेंजेस हैं जो कि एक बहुत ही ज़्यादा बिजार चीज़ है, बहुत ही अजीब लग रहा है। मैं बोलना चाहूँगा, आई वुड लाइक टू से दैट द चेंजेस इन द फुटबॉल आर वेरी बिजार इन द सेंस दैट फुटबॉल एक कॉन्टैक्ट स्पोर्ट है। प्लेयर्स टैकल्स मार रहे हैं, क्लैशेस कर रहे हैं, ये सब फुटबॉल में देखने को काफ़ी मिलता है। पर जो अजीब लग रहा है वो ये लग रहा है कि प्लेयर जो बाहर आते हैं, प्लेयर्स आर कमिंग आउट ऑफ द टनल फॉलोइंग सोशल डिस्टेंसिंग, मैनेजर्स फिस्ट बम्प्स कर रहे हैं, पैटिंग कर रहे हैं, अपने प्लेयर्स को शाबाशी दे रहे हैं, पर हैंडशेक्स अलाउड नहीं है। प्लेयर्स आर नॉट अलाउड टू स्पिट इन गेम, जो कि डिहाइड्रेशन हो रहा है, जून का महीना है, दे आर नॉट यूज टू प्लेइंग इन दीज कंडीशंस, क्योंकि जो सीज़न है वो मई में ही ख़त्म हो जाता है। बट वो एक दूसरे वो स्पिट करना अलाउ नहीं है, जबकि वो क्लोज प्रॉक्सिमिटी में खड़े रहते हैं। दे आर स्टैंडिंग इन क्लोज प्रॉक्सिमिटी वाइल टेकिंग अ कॉर्नर, दे आर सेलिब्रेटिंग वाइल स्कोरिंग अ गोल, विच इज़ वेरी नेचुरल, बिकॉज जब एक बहुत इंपॉर्टेंट गोल होता है तो इवन वी आर फैंस आर वेरी एक्साइटेड टू वॉच इट। ऑब्वियसली द वन हु इज स्कोरिंग इज must be excited and wanted to share his feelings with his fans, with the players, with his fellow teammates. But I get that it's all precautionary measure because आप देख सकते हैं जैसे जो भी स्टाफ है which are working in the field, वो लोग मास्क पहन के बैठे हैं, ग्लव्स पहन के बैठे हैं, बट स्टिल दे आर वर्किंग इन क्लोज टैंडम विथ ईच अदर। ग्राउंड स्टाफ है, दे आर डूइंग सैनिटाइजेशन, इवन ड्रिंक्स ब्रेक इंट्रोड्यूस हुए हैं बिकॉज प्लेयर्स डोंट हैव दैट स्टेमिना, एंड स्टिल व्हेन दे गो फॉर द ड्रिंक्स ब्रेक वहाँ पे सैनिटाइजेशन हो रहा है ग्राउंड का, गोल पोस्ट का एंड एवरीथिंग। सो ऑल दीज आई थिंक आर प्रीटी प्रिकॉशनरी मेजर्स, एंड फुटबॉल इज अ स्पोर्ट विच डू रन ऑन हाई इमोशंस। इन गेम क्लैशेस होंगे, प्लेयर्स गिरेंगे, एक दूसरे का हेल्प करेंगे, मोटिवेट करेंगे, तो जो कांटेक्ट होगा वो ज़रूर होगा इन सब के बीच में। बट आई थिंक ऑल दीज मेजर्स विच आर बीन टेकन आर टू सेंड आउट अ मैसेज
कि we should not take this disease COVID very lightly because it's a very dangerous disease, and these all footballers are a role model, and I think that they do want to send out a message कि we should trade carefully to fight this disease. And I think these measures are absolutely necessary. I think government guidelines भी आई होंगी कि if you want to restart this back, the project restart as we call it, then you have to follow all these guidelines so that people can understand the gravity of the situation and can understand that the disease is not to be taken lightly. So मेरे हिसाब से one thing that we should be happy about is that our beloved game is back, no matter how. And I think with time all these measures are gonna go out, and we as fans are going to be allowed in the stadium also. तो गौरव ने काफ़ी इंटरेस्टिंग पॉइंट्स दिए हैं अभी यहाँ पे कि फुटबॉल बीइंग अ कॉन्टैक्ट स्पोर्ट, सोशल डिस्टेंसिंग मेंटेन करना बहुत एक मुश्किल काम है. तो गौरव, मैं आपके पास फिर से क्वेश्चन के साथ आना चाहूँगा कि क्या हमको फुटबॉल इस सिनेरियो में चालू करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी था? क्या हम थोड़ा वेट नहीं कर सकते थे जब तक ये कोविड का इम्पैक्ट थोड़ा कम हो जाता ग्लोबल लेवल पे? आप क्या कहना चाहोगे इसके बारे में? तो बाबा बहुत अच्छा पॉइंट है कि शुड वी हैव स्टार्टेड द फुटबॉल सो अर्ली, बट मेरे हिसाब से घर बैठे बैठे बहुत लोग डिप्रेस्ड हैं, बहुत लोगों को एग्रेशन बन गया है, एक बिल्टअप हो चुका है अंदर ही अंदर, एंड दिस इज द वन थिंग, स्पोर्ट इज वन थिंग विच ब्रिंग्स आउट द पैशन इन अ लॉट ऑफ पीपल. तो मेरे हिसाब से देर इज नो राइट टाइम टू स्टार्ट द थिंग्स ऑफ, बट लुकिंग ऑल अराउंड अस, this is the new normal with the situation going around us. कभी ना कभी तो एक पॉइंट आता ही जब हमको रीस्टार्ट अपनी लाइफ करनी ही पड़ेगी. दिस इज द न्यू नॉर्मल फॉर अस. इसी तरह हमें जीना है तो स्पोर्ट भी उसी तरह चेंज होगा. एग्री कि ये सब मेजर्स थोड़े ज़्यादा ओवर द टॉप लग रहे हैं, बट द थिंग इज वी हैव टू ओवरकम ऑल दीज चैलेंजेस. भले ही कॉन्टैक्ट स्पोर्ट है, बट देयर हैव बीन रिगरस टेस्टिंग एंड ऑल, एंड दिस सेंड आउट अ मैसेज, एज आई सेड, कि ये भी एक मैसेज, एक पॉजिटिविटी मैसेज आता है कि इफ स्पोर्ट इज रेडी टू एम्ब्रेस द चेंजेस, देन इट गिव्स कॉन्फिडेंस टू पीपल कि हाँ, अब लाइफ धीरे धीरे रिस्टार्ट हो रही है और दिस इज द न्यू नॉर्मल. तो गौरव, यहाँ पे मैं काफ़ी सहमत हूँ आपकी कई बातों से, और इसी के साथ मैं थोड़ा मूड को अब लाइट करना चाहूँगा. ये आर्सेनल सिचुएशन पे अभी आपका क्या कमेंट है? मतलब आर्सेनल हम देख रहे हैं काफ़ी स्ट्रगल कर रही है, तो मैं आपको माइक देना चाहूँगा. प्लीज़ आप थोड़ा बताएं कि अभी आपके क्लब में चल क्या रहा है. बाबा, अभी 1 मिनट पहले ही मैंने कुछ पॉजिटिविटी की बातें करी और फिर आप आर्सेनल को ले आए, तो ये थोड़ा कॉन्ट्रडिक्टरी है. जो सिचुएशन है वो बहुत ही ज़्यादा ब्लीक है इस पर्सपेक्टिव से अगर देखें तो. ऐसा नहीं है, मैं ये भी नहीं कह सकता कि हमारा क्लब जो है वो राइट डायरेक्शन में जा रहा है या नहीं. हमें नहीं समझ में आ रहा कि हम लीग में कहाँ स्टैंड कर रहे हैं, हम FA कप जीतने की कैपेबिलिटी रखते हैं कि नहीं रखते. इंजरी प्रॉब्लम्स हैं बहुत ज़्यादा. डेविड लुइस, जो आप ही की देन है, वो काफ़ी बढ़िया परफॉर्म कर रहे हैं आपके पर्सपेक्टिव से. हमारे पर्सपेक्टिव से तो नहीं. बट जब ये न्यूज़ आई कि फुटबॉल रिस्टार्ट हो रहा है, 17 जून एक डेट थी जब आर्सेनल वाज सपोज टू प्ले मैन सिटी, तो जो एक्साइटमेंट लेवल थी वो, एक शब्द है अपरंपार, उस लेवल पे थी. पर वो 22 मिनट का एक जो गेम दिखाया डेविड लुइस ने, तो हम वापस वो एबिसिस में जा चुके हैं, एक वॉइड में जा चुके हैं जो आर्सेनल फैंस हैं, और दूर दूर तक देयर इज नो रे ऑफ होप फॉर अस. बट द थिंग इज, फुटबॉल एक ऐसा स्पोर्ट है जो आदमी सोचता है कि आज नहीं तो कल कुछ ना कुछ चेंज जरूर हो जाएगा. वी हैव टू टेक एग्जाम्पल ऑफ लिवरपूल. मैं उन दिनों की बात करूंगा जब इनकी स्क्वाड में मार्टिन केली खेला करते थे, इनकी स्क्वाड में मार्टिन स्कटल खेला करते थे. बहुत ही एक लाफेबल सिचुएशन थी. तो आई होप दैट वी आर द जोक ऑफ अ क्लब नाउ, एंड वी हैव द कैपेबिलिटी टू टर्न दीज थिंग्स अराउंड. So I hope things turn out to be better. तो जैसा आपने देखा कि आर्सेनल फैंस काफ़ी बहुचक्के हैं अपनी टीम की परफॉर्मेंस को लेके इस सीज़न, और उनको भी समझ नहीं आ रहा कि वो क्या कहना चाह रहे हैं. जैसा गौरव ने कहा कि आई होप दैट वी आर अ जोक ऑफ अ क्लब, विच मेड एब्सोल्युटली नो सेंस, जस्ट लाइक आर्सेनल. जैसा गौरव ने बोला कि उसी सिचुएशन से लिवरपूल ने अपने आप को रीबिल्ड किया विद द अराइवल ऑफ क्लॉप. इट टुक 4 years, लेकिन लिवरपूल ने पेशेंस दिखाया,
फेथ दिखाया, क्लॉप को बहुत अच्छे से सपोर्ट किया और आज रिजल्ट हमारे सामने हैं। तो मेरे साथ यहाँ शिवम है जो कि जयपुर कॉप के एडमिन हैं और जफ्फा के को फाउंडर भी हैं। तो सबसे पहले तो मैं शिवम आपको और जितने भी लिवरपूल फैंस हैं उनको कॉन्ग्रेचुलेट करना चाहूँगा। बहुत ही बेहतरीन खेल दिखाया आपने सीज़न और एक तरफा लीग आपने जीती है। बहुत बढ़िया एग्जाम्पल सेट किया है सारी टीम्स के लिए जो रीबिल्ड करना चाह रहे हैं। मैं बीइंग अ चेल्सी फैन एक इंस्पिरेशनल सीज़न रहा है ये। और बैक टू द टॉपिक, ये कोविड सिचुएशन जो हमारे अराउंड काफ़ी चल रही है ग्लोबल लेवल पे, तो आपका क्या टेक है? बिकॉज यू विल नेवर वॉक अलोन वन ऑफ द मोस्ट आइकॉनिक फुटबॉल एंथम्स है, तो आप उसको मिस कर रहे होंगे एनफील्ड में, तो क्या कहना चाहेंगे इसके बारे में आप? Thank you, Baba, for the lovely introduction and thank you for congratulating us on the win. And yes, ये लिवरपूल का बहुत ही डिजर्विंग सीजन रहा है चैम्पियनशिप का। और आइकॉनिक एंथम की आप बात कर रहे थे, तो yes, fans have played a 12th man role in the club's history. और everyone knows कि कैसे we were used to the times when pre-match you will never walk alone पूरे स्टेडियम में बसता था और इट वॉज वेरी मोटिवेशनल फॉर द फैंस और फॉर द प्लेयर्स। एंड उसके साथ साथ ही ये अवे टीम के लिए बहुत ज़्यादा ही डीमोटिवेटिंग भी रहता था, क्योंकि सारे बड़े मैनेजर्स हिस्टोरिकली सारे बड़े मैनेजर्स एंड प्लेयर्स ने कहा है कि स्पेशल नाइट्स एट एनफील्ड और इन सब के बारे में। तो अभी एक कोविड सिचुएशन के बाद से दिस थिंग हैज़ नॉट बीन देयर एंड येस, फुटबॉल विदाउट फैंस इज़ नॉट द सेम। और थोड़ा सा डीमोटिवेशन रहा है ये होम टीम के लिए, लेकिन एक एडवांटेज रहा है ये अवे टीम के लिए। ऑल्सो ऑफिशिएटिंग पॉइंट ऑफ व्यू से अगर हम ये सब चीज़ें देखें, तो जब हम एक एज अ रेफरी पॉइंट ऑफ व्यू फिर से देखें, अगर हम एक मैच चल रहा है और कोई एक कॉल अगेंस्ट द होम टीम मिल जाती थी, तो पूरा स्टेडियम उस रेफरी को बू करता था और ऑल दिस नॉइसेस। तो कितना प्रेशर रहता होगा रेफरी के ऊपर। आज ये सब हमको देखने को नहीं मिल रहा। सो ऑल दीज थिंग्स हैव चेंज्ड एंड विद टाइम आई थिंक दिस विल कम बैक अगेन टू द नॉर्मल, बट नॉट सून बाबा, नॉट सून। सो दिस इज़ वन पॉइंट जो कि कोविड की वजह से बहुत ज़्यादा चेंज हुआ है। तो शिवम ने यहाँ पे काफ़ी अच्छे पॉइंट्स बताए हैं और मैं भी इससे पूरा सहमत हूँ। जो भी एटमॉस्फेरिक स्टेडियम्स हैं पूरे यूरोप में, जैसे डॉर्टमंड का होम है, नापोली का होम है और ओलंपियाकोस वन ऑफ द मोस्ट हॉस्टाइल स्टेडियम्स, बारसा का होम है। काफ़ी मतलब क्राउड का प्रेशर और जो क्राउड का एटमॉस्फेयर होता है, बहुत ही एक अच्छा एटमॉस्फेयर क्रिएट हो जाता है स्टेडियम में। और उससे जो अवे टीम्स होती हैं उनको खेलने में बहुत मतलब प्रॉब्लम होती है, और ये मैंने एज अ फैन खुद एक्सपीरियंस किया हुआ है। तो मैं शिवम आपसे पूछना चाहता हूँ कि जो नए रूल्स अभी लागू हुए हैं कोविड सिनारियो को देखते हुए, जैसे कि आप 5 सब्स्टिट्यूट यूज़ कर सकते हैं, जून में खेली जा रही है फुटबॉल, गर्मी में खेली जा रही है, उसको देखते हुए वाटर ब्रेक्स लाए गए हैं गेम के बीच में, तो आप क्या कहना चाहेंगे कि गेम को कैसे अफेक्ट कर रहे हैं ये रूल्स? सो बाबा, सबसे पहले मैं वाटर ब्रेक पे बताना चाहूँगा आपको कि ऑल्दो द फुटबॉल हैज़ रिटर्न इन समर्स विच इज़ नॉट द यूजुअल टाइम दैट प्लेयर्स एंड फुटबॉल इज़ रिज्यूम्ड, बट अब ये इंट्रोड्यूस करा है, तो एज अ प्लेयर परस्पेक्टिव दिस माइट बी गुड, बट एज अ फैन परस्पेक्टिव आई थिंक नो बडी इन द वर्ल्ड इज़ लाइकिंग दिस, बिकॉज दिस इज़ अ वेरी rhythm breaking scenario and fans are clearly not happy about it. हमने बहुत सारे ट्विटर कमेंट्स और बहुत सारी पब्लिक फोरम्स पे ये पढ़ लिया है कि बहुत ही रिदम ब्रेकिंग है, और एक बार नहीं जबकि ये 2 बार आ रहा है बीच में। सो येस, वी डोंट नो why actually this was introduced, but ठीक है, ये I hope that it does not remain for long. And coming on to the 5 substitute thing, Baba, I think this has really helped the teams because summers में players को खेलने की आदत नहीं है. This is usually the break time for them, and fitness जो है उनकी is quite questionable after 3 months of break. So these 5 substitute rules has really helped the teams. और 3 टाइम में ही आपको सब्सिट्यूट करना है, तो ये एक अच्छा वे है ताकि रिदम ब्रेक ना हो, और 3 ही टाइम अलाउड है। अगर आप हाफ टाइम में कर लेते हो तो वो एज अ काउंट नहीं होता है। तो ये कुछ रूल्स चेंज हुए हैं जो कि अच्छा बोल सकते हैं। तो
अगर आप एक मैनेजर और प्लेयर के पर्सपेक्टिव से भी इस चीज़ को देखें तो बहुत ही एडवांटेजियस है। जैसे मॉडर्न फुटबॉल में हमने कई प्लेयर्स की डिमांड सुनी है कि हमें गेम टाइम चाहिए, हमें प्लेयर्स एक्चुअली वांट गेम टाइम गारंटीड। सो these 5 substitution roles have come in handy in these also, कि भाई एक मैनेजर को सारे प्लेयर्स को गेम टाइम देने में हेल्प होती है। प्लस अगर इंजरी हो जाती है तो हमने कितनी बार अपनी हिस्ट्री में देखा है कि आउट ऑफ सब्सटीट्यूशन होती है टीम, और टीम हैज़ टू प्ले विद 10 men डाउन। सो एक मैनेजर एक इंजरी क्राइसिस के लिए भी बचा सकता है सब्सटीट्यूशन। तो ये सब आई थिंक दिस इज़ वन पॉजिटिव थिंग टू लुक आउट आफ्टर दिस सिनारियो, एंड आई थिंक all the European leagues should implement this 5 substitute rule. This is what I feel, Baba. Over to you. Very well said, शिवम। और जो कि प्रैक्टिकल इम्प्लीकेशन एंड रूल्स का वो हमको अभी देखने को भी मिल रहा है, क्योंकि काफ़ी ज़्यादा रिसोर्सेज एक मैनेजर की डिस्पोजल पे हो जाती हैं अगर वो 5 सब्सटीट्यूट यूज़ करता है। और इसी के साथ मतलब मैं एक पॉइंट आपको बताना चाहता हूँ कि नॉट ओनली इंग्लिश प्रीमियर लीग, लेकिन किसी भी तरीके का फुटबॉल जब कोविड के बाद चालू हो रहा था तो हमें एक बहुत ही अलग तरीके की एक्साइटमेंट थी कि यार हमको एक फुटबॉल मैच देखने को मिल रहा है ऑलमोस्ट 100 डेज बाद, मतलब 100 दिन के बाद फुटबॉल, 100 दिन 3 महीने से कोई फुटबॉल नहीं, और उसके बाद हमको एक फुटबॉल का नॉर्मल सा मैच देखने को मिलता है। मेरे ख्याल से बुंदेसलीगा, जो कि एक नॉर्मल इंग्लिश प्रीमियर लीग का कोई फ़ैन होगा वो उतना एक्साइटेड नहीं होगा, लेकिन जब हमको पता चला कि बुंदेसलीगा इज रिटर्निंग और डॉर्टमंड और शाल्का का पहला मैच था जो कि रीस्टार्ट के बाद हमको देखने को मिला था, मेरे ख्याल से सारे फुटबॉल फैंस ने इररिस्पेक्टिव ऑफ द क्लब विच दे सपोर्ट उन्होंने वो मैच देखा। तो इंग्लिश प्रीमियर लीग से थोड़ा फोकस चेंज करके हम ला लीगा पे जाते हैं। मेरे साथ रोहन है जो कि जफ्फा के को फाउंडर हैं और बारसा जयपुर के एडमिन हैं। मैं उनसे पूछना चाहता हूं कि ला लीगा के पॉइंट ऑफ व्यू से, बार्सिलोना फैन होने के पॉइंट ऑफ व्यू से, जो ये रूल्स चेंज हुए हैं और ये जो कोविड क्राइसिस है, इस पूरे सिनेरियो को रोहन आप कैसे देखते हैं? बाबा एक्साइटमेंट तो जो है वो तो समझ में आता है, चाहे बुंडेसलीगा का हो, इंग्लिश प्रीमियर लीग का हो, ला लीगा का हो, मजा भाई चाहिए। सिंपल बात ये है भाई, अपन जो है फुटबॉल फैंस होते हैं एडिक्टेड, और टाइम पे नशे चाहिए। 3 महीने हो गए नो फुटबॉल, एवरीवन इज गॉड डैम फ्रस्ट्रेटेड, वी आर फकिंग लॉस्ट आवर माइंड्स। फुटबॉल चाहिए मतलब चाहिए, एंड थैंक गॉड, मतलब बात तो ख़राब है वैसे कि क्लब्स वर इम्पेक्टेड फाइनेंशियली, सो ओवरऑल दे हैड टू स्टार्ट फुटबॉल, बट थैंक गॉड फॉर अस फैंस कि फुटबॉल चालू हो गया एंड वी आर फाइनली गेटिंग टू सी फुटबॉल। और परफॉर्मेंस कैसे भी रहे यार, आई डोंट केयर, ऑनेस्टली आई डोंट केयर एट द मोमेंट, आई एम जस्ट हैप्पी दैट वट एवर हाउ ब्लीक द सिचुएशन लुक्ड, वी आर एबल टू सी फुटबॉल राइट नाउ। लीग हम जीते हारे वट एवर द सिनेरियो में भी खेल देखने मिल रहा है, बहुत बड़ी बात है। और लीग की बात आई जीतने की, तो आई वुड लाइक टू कॉन्ग्रेचुलेट लिवरपूल फर्स्ट, एंड आई वुड लाइक टू इन्वोक द ग्रेट लाइन फ्रॉम द मूवी 3 इडियट्स, जीत वो रहे हैं लेकिन पैसे हमारे हैं। तो लिवरपूल के जीतने में हमारी भी कुछ खुशी तो है थोड़ी बहुत, ठीक है। और डोमेस्टिक सीजन हमारा जैसा भी चल रहा है, डजेंट मैटर हम जीते हारे हैं, ला लीगा चलेगी, प्रीमियर लीग चलेगी, फुटबॉल खत्म हो जाएगी, बट स्टिल मतलब जो ब्रेक टाइम होता था हर साल का अगस्त का महीना, इवन देन वी हैव द चैंपियंस लीग टू लुक फॉरवर्ड टू। और इस बार जो है ना भाई चैंपियंस लीग, ताबड़तोड़ बम्पर और क्या हो रही है भाई, सही बता रहा हूँ। चैंपियंस लीग वुड बी इनक्रेडिबल दिस सीजन, क्योंकि वी डोंट हैव एनी 2-legged टाइज। नॉर्मल लीग सीजन खत्म हो चुकेगा तो प्लेयर्स वोंट हैव लुक टू, आई मीन गेम मैनेज नहीं करना पड़ेगा बेसिकली मैनेजर्स को, दे विल हैव जस्ट द चैंपियंस लीग टू फोकस ऑन, एंड चैंपियंस लीग वुड बी गेम आफ्टर गेम आफ्टर गेम आफ्टर गेम, बैक टू बैक बैक टू बैक बैक टू बैक, पैम पैम पैम, बहुत तेज फुटबॉल चलेगा उस टाइम पे। और वी डोंट हैव एनी 2-legged टाइज, जस्ट 90 मिनट पूरी जान लगा दे, 5 सब्स्टिट्यूट मिलेंगे 90 मिनट में। मतलब टेक्निकल जीनियसेस लाइक गार्डियोला, नॉट सेटियन, नॉट जिडान, आई एम टेलिंग यू, उन लोगों से ना हो पाएगा। सिमियोने वो कर देगा भाई कुछ ना कुछ। तो टेक्निकल जीनियस मैनेजर्स जो मतलब एक्चुअली जिनका दिमाग दिखता है पिच पे, दे वुड हैव अ लॉट ऑफ इम्पैक्ट ऑन द गेम्स ऑब्वियसली। और 5 सब्स हैं तो डेप्थ दिखेगी बेंच की, महंगी टीम होगी, बड़ी टीम होगी जिनके पास बेंच है। बार्सिलोना जैसा क्लब है, भले ही मतलब बेंच खराब है, कोई बात नहीं, बी टीम से ले आएंगे। रिकी पूछ को दे दिए मिनट यार, स्टार्ट करा दिया, आंसू फाटी स्टार्ट कर रहा है, हमारे पास रोनाल्ड लड़ा हुआ बैठा है, उमटेटी इंजर्ड है तो हमारे पास है छोटे क्लब्स, लेकिन जो है मयोर का भाई 15 साल के बच्चे को डेब्यू दे दिया। आई मीन एवरी सिंगल क्लब विल बी फोर्स टू
गिव टाइम टू देयर बेंच प्लेयर्स, देयर रिजर्व प्लेयर्स, और मैनेजर्स को बहुत सारे रेंडमाइजेशंस करेंगे फील्ड पे, पता नहीं क्या क्या होगा बहुत। और केओस में भाई फैंस को मजा आता है, मैनेजर्स की दिक्कत है, प्लेयर्स की दिक्कत है, अपने को तो मजा आता है। और भाई हाँ, ये बात एक बहुत बड़ी है कि भाई भले ही प्लेयर थक रहे कुछ भी, अपने को तो रोज मैच दिख रहे हैं ना भाई, हफ्ते में 2 मैच हो रहे हैं, एवरी डेज, फ्राइडे हो रहा है, सैटरडे हो रहा है, ट्यूसडे हो रहा है। आई मीन आई ट्यून इन टू माई टीवी एंड आई एम सीइंग फुटबॉल ऑन द टीवी एंड आई एम फकिंग लविंग इट। आई मीन यही तो चाहिए था लाइफ में। 3 महीने नहीं मिला, लाइफ वॉज सैड, बट नाउ आई एम रियली एंजॉइंग इट। और चैम्पियंस लीग भाई, आई एम कमिंग बैक टू इट बिकॉज आई एम रियली एक्साइटेड फॉर इट। पता नहीं क्या होने वाला है। बड़ी टीम जो है रियल मैड्रिड, यूवेंटस, बार्सिलोना अंडर परफॉर्म कर रही है, जो भी चल रहा है पता नहीं जीतेंगे नहीं जीतेंगे। बायर्न म्यूनिख इज वन क्लब व्हिच आई फील हैजंट बीन इम्पैक्टेड बाय द break at all. They are still playing at the same levels. Thomas Müller broke every single record for assists this season. Robert Lewandowski is on his way to break every single goal scoring record for this season. मतलब उनके टॉप 2 प्लेयर्स के करियर का बेस्ट सीजन चल रहा है और दे आर स्टिल परफॉर्मिंग वेरी वेल। एंड ऑन द कॉन्ट्राडिक्टरी सिम्योने की टीम एटलेटिको मैड्रिड, they are not playing as well. They were 6th in the league before the break, now they are 3rd, but they have eliminated the champions of Europe. And I strongly believe कि बायर्न और एटलेटिको में फाइनल होगा या whatever. I mean I believe one of them will win, क्योंकि बायर्न will score more than you and Atletico won't let you score. The unstoppable force versus the immovable object argument. और भाई बहुत मज़ा आने वाला है इस साल फुटबॉल में। और भाई पटाखे बजेंगे, पटाखे चैंपियंस लीग में। आई एम टेलिंग यू इट विल बी इनक्रेडिबल। तो रोहन, बहुत ही मतलब एक पैशनेट फुटबॉल फैन की तरह आपने बोला और काफ़ी मज़ेदार लगा है मुझे आपका जो आपने पॉइंट ऑफ व्यू बताए हैं। आपने अभी अपने रिव्यू में एक चीज़ बोली कि लिवरपूल की जीत में बारसा के पैसे का हाथ है, तो आप क्या कहना चाह रहे हैं इसके बारे में, थोड़ा एक्सप्लेन कीजिए प्लीज़। हाँ भाई, जैसे 3 इडियट्स में कहते हैं ना लाइब्रेरियन चतुर की स्पीच में, बोल वो रहे हैं शब्द हमारे हैं। लिवरपूल जीत रही है भले ही, लेकिन पैसे तो हमारे हैं ना भाई। उनके क्लब की हिस्ट्री का बेस्ट सेंटर बैक और बेस्ट गोलकीपर किसके पैसे से आया? हमारे भाई। हमने खरीदा ना गोबर 150 मिलियन का कुटिन्हो, डिडंट परफॉर्म। हमने उसको बाहर निकालने की कोशिश करी, सेंट हिम ऑफ टू बायर्न। नाउ बायर्न डोंट वांट हिम फॉर 80 मिलियन, मतलब जितने प्राइस में हमने लिया था दे डोंट वांट हिम फॉर हाफ। तो और ऑल प्रॉप्स टू लिवरपूल, मतलब जो भी किया है उन्होंने, बट भाई हमारे ऊपर ही है भाई उनकी सक्सेस। हम इस साल लीग नहीं जीते, क्यों नहीं जीते? क्योंकि हमने लिवरपूल को दान दिया भाई टाइटल। दैट्स व्हाट हीरोज डू। काफ़ी इंटरेस्टिंग पॉइंट ऑफ व्यू। लेकिन देखिए, बहुत बार ये प्रूफ भी हो चुका है कि पैसा जितना भी हो, आपको एक मार्केट ट्रांसफर मार्केट एक्यूमेंट चाहिए और एक बेहतरीन विजन चाहिए, जो कि क्लॉप और लिवरपूल के स्टाफ के पास है। तो उस पैसे का सही यूज़ करके ही लिवरपूल ने टाइटल जीता है। अब हम रुक करेंगे इस पॉडकास्ट के एनालिटिकल सेगमेंट की तरफ, जिसके लिए मैं वरुण को वेलकम करना चाहूँगा, जो कि हमारे ऑफिशियल एनालिस्ट हैं, जो आज हमको थोड़ा एजुकेट करेंगे फाइनेंशियल फेयर प्ले के बारे में। तो वरुण, आप क्या बताना चाहेंगे हमको? सो फाइनेंशियल फेयर प्ले या एफएफपी के बारे में नॉर्मली काफ़ी कन्फ्यूजन रहता है कि आखिर एफएफपी है क्या। सो बेसिकली 2009 में प्लेटिनी ने एक स्टेटमेंट दिया था कि 50% जो क्लब्स हैं उनकी फाइनेंशियल हेल्थ काफ़ी पुअर है। और वो स्टेटमेंट आया था जब लीड्स, पोर्ट्समouth और डेपोर्टिवो ला कोरूनिया ने काफ़ी डाउन टर्न लिया था उनकी ओवर स्पेंडिंग की वजह से। सो यूएफए ने एक प्लान बनाया कि आफ्टर 2012 हम लोग हर ईयर से पिछले 3 ईयर्स की बुक्स को हम रिव्यू करेंगे, और यदि ±30 मिलियन, जो एक जनरल कंसिडर किया जाता है बड़े क्लब्स के लिए, बट हर क्लब के हिसाब से चेंज हो जाता है, यदि इतना लॉस है तो इट्स ऑल राइट। यदि वो लॉस उससे ज़्यादा है तो उस क्लब को पनिश किया जाता है, ताकि वो लॉन्ग टर्म में ओवर स्पेंड करके क्लब को एडमिनिस्ट्रेशन में ना ले जाए। अब पनिशमेंट्स 3 तरह के होते हैं, या तो ट्रांसफ़र बैन लग जाता है, या फिर उनके ऊपर यूरोपियन कम्पिटिशन्स में पार्टिसिपेट करने का बैन लगता है, या फिर थर्ड है कैश बेस्ड पनिशमेंट। अब कैश बेस्ड पनिशमेंट का एक फ्लॉ था कि QPR पे उन्होंने थोड़े टाइम पहले एक लगाया था FFP वायलेशन का, बट वो उन्हें 20 ईयर्स में पे करना है। तो यदि 30 मिलियन ओवर 20 ईयर्स पे करने हैं तो वो एक पनिशमेंट नहीं हुआ, वो बस एक फॉर्मेलिटी हुई। तो एक ड्रॉबैक ये है, बेटर एक
पॉजिटिव पॉइंट्स अभी तक ये रहे हैं कि ओवरऑल क्लब्स की फाइनेंशियल हेल्थ बढ़ी है। अभी तक काफ़ी नंबर ऑफ जो क्लब्स जो डिक्लाइन कर रहे थे एडमिनिस्ट्रेशन में वो काफ़ी कम हुआ है। बट इसका एक डाउन साइड ये भी रहा है कि जो टॉप लेवल पे क्लब्स हैं उनकी पावर बहुत कंसोलिडेट हो गई है। एफएफपी लगने से पहले केवल पीएसजी लास्ट क्लब था जो काफ़ी मिटियोरिक राइज करा। उसके बाद केवल लाइप्जिग ऐसा क्लब है जिसने कोई सिग्निफिकेंट राइज देखा है। बाकी स्टेटस को सेम है, वही बिग क्लब्स हैं, वही चैंपियंस लीग जीतते हैं, वही एक साइकिल, एक पावर ट्रैप हो गई है ऊपर। ये काफ़ी बड़ा आर्गुमेंट है इसके अगेंस्ट की कम्पिटिटिवनेस जो थी यूरोपियन फुटबॉल की, कि नॉटिंघम फॉरेस्ट जैसे क्लब जीत जाते थे यूरोपियन कप, अब वो सब नहीं हो पाएगा। और एक एफएफपी का एक रूल ये भी रहता है कि 30% से ज़्यादा ओनर मनी पंप इन नहीं कर सकता। तो यदि कोई ओनर है तो वो 30% जो टोटल रेवेन्यू है उसका केवल 30% ही शेयर कंट्रीब्यूट करता है, बाकी उन्हें टिकट्स, स्पॉन्सरशिप्स या जो भी मीडियम्स है उसके थ्रू लेना होता है। एक चीज़ और, एफएफपी आपका इंफ्रास्ट्रक्चरल कॉस्ट जैसे स्टेडियम्स, ट्रेनिंग ग्राउंड्स या आपकी यूथ अकेडमी कॉस्ट, इन सब कॉस्ट को इंक्लूड नहीं करता। तो यदि स्पर्स ने $1 बिलियन का स्टेडियम बनाया है तो वो एफएफपी के अंडर नहीं आएगा। ओके और इससे आपको क्या लगता है कि मतलब जो कॉम्पिटिटिव नेचर है फुटबॉल का उस पर क्या इम्पैक्ट पड़ सकता है आने वाले सीजन्स में? आने वाले सीजन्स में तो अब ये इम्पैक्ट पड़ेगा कि एफएफपी जैसे एक्सटेंड हुआ है 4 साल के लिए। सो अभी 2020 में जो वैल्यूएशन होना था वो अब एक्सटेंड होकर 2021 में होगा। तो पिछले 4 साल का एक साथ होगा। बेनिफिट ये है कि जिन क्लब्स की फाइनेंशियल सिचुएशन ख़राब थी वो प्लेयर सेल कर सकते हैं। बट इसका इम्पैक्ट ये होगा कि वही जो प्लेयर सेल करेंगे तो टॉप क्लब्स के पास जो फाइनेंशियल मसल है प्लेयर्स वहाँ जाएंगे, तो लीग इम्बैलेंस बढ़ेगा इससे। कोविड और एफएफपी का जो क्यूमुलेटिव रिजल्ट रहेगा। बहुत अच्छे इंसाइट्स दिए यहाँ पे वरुण ने फाइनेंशियल फेयर प्ले के बारे में, और आई होप कि बहुत लोगों को क्लैरिटी आई होगी ये सुन के, क्योंकि कई लोगों को फाइनेंशियल फेयर प्ले के जो रूल्स होते हैं वो क्लियर नहीं थे और अभी शायद थोड़ी उनको समझ आई होगी इस रूल की। अच्छा वरुण, मैं आपसे अभी जानना चाहता हूँ कि जो भी उथल पुथल अभी हो रही है ट्रांसफर मार्केट में, उसके बारे में आप क्या कहना चाहोगे? मतलब क्या रूमर्स हैं, कौन प्लेयर कौन से क्लब जा रहा है, थोड़ा आप एक इस पे अगर बता सको कुछ तो सबसे पहले तो एक कॉमन थीम लग रही है कि इस बार आफ्टर 10 या 12 ईयर्स के बाद एक नेगेटिव इन्फ्लेशन देख सकते हैं मार्केट में, थैंक्स टू कोरोना। और जैसा कि क्लॉप ने इंडिकेट भी किया अभी कि जैसे चैम्पियंस ऑफ इंग्लैंड विल नॉट साइन एनीवन, और एटलीस्ट नॉट एनी बिग मनी साइनिंग। सो दिस इज़ वन थिंग वी हैव स्टार्टेड टू सी। बट चेल्सी ने सबको काफ़ी शॉक किया था अभी जब जून स्टार्ट हुआ था, व्हेन दे साइंड टीमो वर्नर आउट ऑफ नोवेयर, और विद ज़िएक बैक और लिंक टू हावर्ट्स एंड लेफ्ट बैक, चेल्सी को जो लास्ट ईयर एक बैन मिला था वो अब उनके लिए एक बून बनता जा रहा है, क्योंकि 3 विंडोज़ का पैसा अब वो 1 विंडोज़ में स्पेंड कर सकते हैं, जो कि आज के मार्केट में एक बहुत बड़ा फाइनेंशियल मसल बनता है। उसके अलावा थॉमस मुनियर जो पीएसजी के लिए खेलते थे वो डॉर्टमंड ज्वाइन कर रहे हैं इफेक्टिवली फ्रॉम जुलाई। सो जो बचा हुआ सीएल कैंपेन है वो मिस करेंगे। उसके अलावा पेड्रो इज़ गोइंग टू रोमा, बट he has decided to stay with Chelsea till the end of the season. Thiago Silva, another PSG player, is linked with Everton, and he wants to join his first European coach, Carlo Ancelotti. Hakimi is another player, which, as we talk, might be on his way to his intermedical around 40 million. और जैसा कि न्यूज़ है रियल मैड्रिड उसे एक एज अ विंगर बनते हुए देख रही है, तो दे हैव पॉसिबली इंसर्टेड अ बायबैक क्लॉज। उसके अलावा वन ऑफ द मोस्ट आउटेड प्लेयर्स है इस विंडो का काई हावर्ट्स। लेवरक्यूसेन सीएल में नहीं खेलेगी नेक्स्ट ईयर, दैट मीन्स उसका जो वैल्यूएशन था वो काफ़ी हद तक स्लैश होगा। ये चेल्सी, बायर्न और रियल के फैंस को काफ़ी एक्साइट कर सकता है, क्योंकि ही इज़ काइंड ऑफ अ नेक्स्ट बिग थिंग कमिंग आउट ऑफ जर्मनी। अपार्ट फ्रॉम दैट आर्सेनल का प्लेयर साका क्या केवल 1 साल बचा है कॉन्ट्रैक्ट में, एंड ही विद द काइंड ऑफ क्वालिटी ही इज हैज़ बीन लिंक्ड विद अ लॉट ऑफ अ बिग मूव, but let's see what happens. On the other hand, Guendouzi, who seems to be very fickle on the pitch, wants his way out of the club, but that doesn't mean Arsenal are all bad news.
Thomas Partey might join them, given Arsenal will triple his salary. और बट फिलहाल फाइनेंशियल कंडीशन काफ़ी डायर लग रही है आर्सेनल की, स्पेशली यदि वो यूरोपा लीग मिस करते हैं. उसके अलावा आफ्टर कोपा इटालिया विन, नेपोली का कूलिबाली सिटी और लिवरपूल दोनों से लिंक्ड है, जो कि बेसिकली एक बहुत सिग्निफिकेंट मूव हो सकता है यूरोपियन फुटबॉल में नेक्स्ट सीजन. बट उसको रिप्लेस करने के लिए नेपोली हैव सेट देयर आइज ऑन वेरोना सीपी कुम्बुला, हु इज़ अ वेरी बिग थिंग फ्रॉम लास्ट सीजन. एक डिफेंस ओरिएंटेड टीम का सेंटर बैक है, हु हैज़ बीन परफॉर्मिंग रियली वेल. 34 passes and he's been one of the leaders in interceptions. और but Lazio भी उसके लिए है, तो God knows what happens. Another big thing is Kouassi, who played a very vital role in PSG's win against Dortmund. He will leave PSG for free, क्योंकि ट्यूकल ने कहा है कि काफ़ी बड़ा सेटबैक है PSG के फ्यूचर के लिए, स्पेशली जब थियागो सिल्वा जैसा प्लेयर डिपार्ट कर रहा है. बायर्न एक और प्लेयर अउचीचे को भी साइन करना चाहती है PSG से, हु इज़ आउट ऑफ कॉन्ट्रैक्ट दिस समर. सिटी भी एक रिस्क पे है कि लिरॉय साने को शायद बायर्न मूव मिल जाए इस सीज़न, बट वैल्यूएशंस आर स्टिल फार अपार्ट. बायर्न का अलावा हैज़ बीन लिंक्ड विद मल्टीपल क्लब्स, बट एज फार एज थिंग्स गो विद इन दैट सिचुएशन, ही इज़ यूजिंग दिस मूव एज अ लेवरेज to just get as maximum as possible or out of his possibly last contract. Last but not the least, biggest news है इस time का, Pjanic has been announced as officially Barcelona player and Arthur is already in Turin getting his medical done. This can be bewildering to a lot of fans कि आखिर ऐसा कैसे मूव है कि बार्सिलोना ने एक 23-year-old possibly future उनका सेंटर मिड को उन्होंने बेच दिया. बट इसको FFP से लिंक करके देख रहे हैं कि यूजिंग एमोर्टाइजेशन की बेसिकली जो भी ट्रांसफर मनी होगा वो ओवर 5 years डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा. तो FFP के अंदर कवर करने के लिए बोथ क्लब्स हैव डिसाइडेड टू मेक दिस मूव. स्टिल 8 साल यंग प्लेयर लेना इज़ अ बिग रिस्क फॉर यूवेंटस, जिसके डिसिप्लिनरी रिकॉर्ड और हेल्थ रिकॉर्ड्स कुछ ज़्यादा सॉलिड नहीं है. ऑन द सेम हैंड बार्सिलोना इज टेकिंग a player past his prime possibly. So that's pretty much from transfers from my side. So thank you Varun, काफ़ी इंटरेस्टिंग इनसाइट्स और काफ़ी अच्छा राउंड अप किया यहाँ पे ट्रांसफर्स को. तो थैंक यू अगेन वरुण फॉर जॉइनिंग अस एंड we will move on to the season roundup now. मैं पहले आना चाहूँगा गौरव के पास, क्योंकि वो हमारे साथ आज स्टूडियो में हैं, और मैं जानना चाहूँगा कि व्हाट हैज़ गॉन रॉन्ग विद आर्सेनल. और आर्सेनल मेरे ख्याल से जब से मैं फुटबॉल देख रहा हूँ, दिस विल बी देयर लोएस्ट फिनिश इन द लीग टेबल. तो गौरव, आप एक बार बताइए कि आर्सेनल के साथ मतलब व्हाट हैज़ गॉन रॉन्ग फॉर आर्सेनल दिस सीजन, और यहाँ से आर्सेनल रीबिल्ड कैसे करे. बाबा, मैं बताना चाहूँगा कि जैसा कि आप कह रहे हैं, दे हैव परफॉर्म वेरी अंडरवेलमिंगली. मेरे हिसाब से जो पहला मिस्टेक था, दे हैव बिल्ड द फ्यूचर, दे हैव थॉट टू बिल्ड द फ्यूचर अराउंड विलियम सालिबा. बहुत ही बढ़िया प्लेयर है ऐसा सुनने में आ रहा है, पर साइनिंग अ प्लेयर एंड देन लोनिंग हिम बैक टू हिज पेरेंट क्लब व्हेन वी आरसेल्फ वर इन डायर नीड फॉर अ सेंटर बैक, तो ये बहुत ही अजीब सा डिसीजन था. देन वी साइंड डेविड लुइस. मुझे एनिग्मेटिक पर्सनालिटी हैं वो मेरे हिसाब से. जब तक चेल्सी में थे, PSG में थे, मज़ा बड़ा आता है उनका गेम देखने में, पर मज़ा तब तक ही आता है जब वो अपनी टीम में ना खेल रहे हों. प्लेयर तो अब है, लीडरशिप स्किल्स हैं, सब है, बट एम्बरी की मैनेजमेंट स्किल्स क्वेश्चनेबल थी. देन ही वॉज सैक्ड मिड सीजन. उसके बाद फ्रेडी अंदर आए. ही इज़ अ क्लब लेजेंड, अकेडमी को काफ़ी टाइम से मैनेज कर रहे हैं, बट ही डिडंट हैड एनी एक्सपीरियंस. और उसके बाद इतने बड़े क्लब की रिस्पॉन्सिबिलिटी हम मिकेल आर्टेटा को दे देते हैं. सो आई थिंक दैट वी नीड टू गिव हिम सम टाइम. मिड सीजन आर्टेटा ने इन प्लेयर्स को देखा नहीं है, इनके साथ प्री सीजन नहीं किया, तो थोड़ा टाइम हमें उन्हें देना पड़ेगा. 1 साल का टाइम तो मिनिमम देना ही पड़ेगा. बट सिंस यू सेड दैट इट्स अ सीजन रिव्यू, तो आई थिंक आई शुड डिविएट फ्रॉम द टॉपिक ऑफ आर्सेनल and do a season review overall,
तो बहुत ही बेहतरीन सीजन देखने को मिला है। मुझे नहीं, मैं 10 साल से 12 साल से फुटबॉल देख रहा हूँ एंड मैं सिर्फ ईपीएल ही देखता हूँ एंड मुझे लगता है कि इतना डोमिनेंटली कोई क्लब नहीं जीता है अभी तक ईपीएल। और लिवरपूल तो अलग ही लेवल है, अगर उनको छोड़ भी देते हैं तो आई थिंक बहुत सारे क्वेश्चंस उठ रहे थे लैम्पार्ड पे, जिन्होंने बहुत ही अच्छा अपने स्क्वाड को मैनेज किया। उनके ऊपर ट्रांसफर बैन भी था, स्टिल दे डिड वेरी वेल। शेफील्ड यूनाइटेड रिसेंटली प्रमोटेड एंड दे आर ऑल्सो फाइटिंग फॉर द प्लेसेस इन यूरोपियन प्लेसेस, तो वो भी बहुत बढ़िया कर रहे हैं। अगर आप देखेंगे अदर एंड ऑफ द टेबल तो नॉर्विच सिटी, उनके पास फिनोमिनल प्लेयर्स हैं, मैक्स आयरन्स हैं, कैंटवेल है, टीमो पुकी है, तो ये इतने बढ़िया प्लेयर्स हैं कि लगता नहीं है कि कोई 20th रैंक की 20th पोजीशन की क्लब में भी इतना फिनोमिनल टैलेंट निकल के आएगा। फिर एस्टन विला है, आपके क्लब के लेजेंड जॉन टेरी मैनेज कर रहे हैं उन्हें, और जैक ग्रिलिश नाम का एक लेजेंड है उस क्लब में। मेरे हिसाब से देयर इज अ स्टैट दैट ही इज द मोस्ट फाउल्ड प्लेयर इन द प्रीमियर लीग दिस सीजन। एक प्लेयर जो अकेला अपना क्लब चला रहा है with all those 9 players performing very underwhelmingly, तो मुझे ऐसा लगता है कि he is a phenomenal talent and a lot of other clubs might be having their eyes on him. Other than that, I think जो relegation fight है वो भी बहुत ही interesting है इस season. Watford started very badly, but उन्होंने फिर भी काफ़ी अच्छा रिकवर किया. They have changed 2-3 managers also, I think. तो वन थिंग ऑल्सो वी कैन टेक नोटिस ऑफ कि इस बार बहुत ज़्यादा सैकिंग्स नहीं हुई है. क्लब्स हैव थॉट कि हमें अपने मैनेजर्स के साथ ही जाना चाहिए. तो बहुत ही इंटरेस्टिंग काइंड ऑफ अ सीजन है. एंड ऑल्सो दैट ब्रेक, कोविड का जो हमें ब्रेक देखने को मिला, तो जो मोमेंटम था वो भी लॉस हुआ है. बट फॉर मी द बिगेस्ट विनर्स बारिंग लिवरपूल दिस सीजन आर वुल्व्स. ब्रिलियंट मैनेजर, ब्रिलियंट प्लेयर्स, गिविंग देम ऑल ऑन द ग्राउंड. मेड बी जिमनेस, मेड बी आडमा टरोरे, बहुत ही बढ़िया प्लेयर्स हैं. तो आई थिंक कि बहुत ही मज़ेदार सीज़न था ये. मज़ा आया देखने में. एंड द काइंड ऑफ फुटबॉल दैट वी सॉ वाज ऑन पार विद द बेस्ट लीग एज इट इज़ सेड. चलिए इसी के साथ हम रोहन भट्ट के पास आते हैं. उनसे जान लेते हैं कि उनके अकॉर्डिंग बारसा का सीज़न कैसा रहा है. और जो अभी एक इंटरेस्टिंग हो गई है ला लीगा की टाइटल रेस, काफी क्लोज चल रहा है यहाँ पे मैड्रिड और बारसा के बीच में जो टाइटल रेस है. तो रोहन क्या लगता है कहाँ जा रहा है टाइटल इस बार? मैड्रिड जा रहा है भाई. और रेस इज नॉट क्लोज एट ऑल. I mean, I've already told you, this season we had expectations, obviously. I mean, if you are FC Barcelona, you want to win the league. I mean, anything else below that is a failure of a season. और इस season जैसा हमारा start रहा था, we were top, then we lost the lead, then we got the lead, और we were, I mean, kind of bottling it many times, और sacked the coach finally. I mean, जो 2 साल पहले हो जाना चाहिए था वो इस साल हो गया. Finally we sacked Valverde. We got another coach. और I mean, I hope, as I always say, कि एक कोच को एटलीस्ट 2 साल मिलने चाहिए. I was in favor of that for Valverde. I was in favor for that for Tata Martino, and I am in favor for that for Quique Setien. 2 साल हर मैनेजर को एटलीस्ट मिलने चाहिए. और स्क्वाड भी मिलना चाहिए यार. At the moment we don't have a good enough squad. I mean, we don't have any width on the wings except Ansu Fati. We don't have any creativity in the midfield except Lionel Messi, who is apparently also a winger. Or Umtiti is finished. We need a good centre back. We need a good right back. We need a good left back. We need a good winger. We need a replacement for Suarez. Griezmann is not good enough. So season has been a mixed bag for Barcelona, because we are still in the Champions League, so there are still hopes, and when you have Lionel Messi on the pitch, anything might happen. But Arthur leaving has left a sour taste in the mouth of the fans, or we don't know what next season holds. I think it would be bad. I mean, next season would be worse for Barcelona as compared to this season. It would be even more worse. And hopefully in 2021 we see a change in the board, or we start depending on La Masia, which got us all the victories. So
होप्स इन द फ्यूचर, नो होप्स राइट नाउ। काफी ऑनेस्ट और ब्लंट सीजन रिव्यू यहाँ पे रोहन का। साफ बोल दिया गया है कि मैड्रिड जा रहा है टाइटल, जो कि किसी भी बारसा फैन से आप एक्सपेक्ट नहीं करते हैं। तो दाद देनी होगी रोहन की इतनी ऑनेस्टी के लिए। और रोहन का एक और काफ़ी इंटरेस्टिंग पॉइंट कि लामासिया पे डिपेंड करना होगा बारसा को अब रीबिल्ड करने के लिए। और लामासिया का रिकॉर्ड काफ़ी इम्पेकेबल रहा है। मतलब आप अकेडमी ग्रेजुएट्स की लिस्ट देखिए उनकी, चावी, इनिएस्टा, बुस्केट्स, फैब्रिगास, पीके, पयोल, मतलब लिस्ट इज एंडलेस। अरे मेसी भी है भाई। आई अपोलोजाइज, द ग्रेटेस्ट प्लेयर एवर टू प्ले द फुटबॉल, आर्ग्यूबली लियोनल मेसी। सो मतलब रोड बारसा के लिए काफ़ी ट्रिकी है आगे की, लेकिन उनकी अकेडमी इतनी अच्छी है कि मुझे नहीं लगता उनको ज़्यादा दूर देखने की ज़रूरत रीबिल्ड करने के लिए। तो रीबिल्ड की बात चली रही है एंड टॉकिंग अबाउट रीबिल्ड, लिवरपूल से बड़ा और अच्छा एग्जाम्पल अभी मॉडर्न फुटबॉल में हमको देखने को मिल नहीं सकता। शिवम क्लियरली हैप्पी राइट नाउ, और क्यों ना हो 30 साल बाद टाइटल जीता, और किस अंदाज में टाइटल जीता है। और दोस्तों हम ये नहीं कह सकते कि मतलब वी डिड नॉट सी इट कमिंग। क्लॉप का बहुत ही ज़्यादा मतलब कह सकते हैं कि जो मैनेजरियल स्टिंट है अभी तक का लिवरपूल का, मेरे ख्याल से वन ऑफ द मोस्ट लेजेंडरी मैनेजर्स हैं क्लॉप मॉडर्न फुटबॉल के। और जिस हालत में उनको टीम मिली थी 2015-16 सीजन में, और वहाँ से इस लेवल पे लेके आना सिर्फ 4 साल में, जो कि बहुत बड़े बड़े मैनेजर्स बहुत अच्छी फाइनेंशियल बैकिंग के बावजूद नहीं कर पाए हैं। ये ना कि बारसा का, जैसे हम अभी डिस्कशन कर रहे थे, कोई भी क्लब हो, मैं एज अ चेल्सी फैन बहुत ज़्यादा इंस्पायर हुआ हूँ क्लॉप के मैनेजरियल स्टिंट से। और जो भी क्लब रीबिल्ड करना चाह रहा है उसको लिवरपूल से एक सीख लेनी चाहिए कि कैसे टाइम और आप पेशेंस रखेंगे एक अच्छे मैनेजर में, तो वो आपको एक वर्ल्ड बीटर साइड बना के दे सकते हैं। इसी के साथ मैं शिवम के पास आना चाहूँगा। शिवम, व्हाट हैज़ गॉन राइट फॉर लिवरपूल? और मतलब बैंटर वगैरह सब अपनी जगह, देयर इज नो क्वेश्चन कि लिवरपूल इज राइट नाउ द मोस्ट एलीट टीम इन यूरोपियन फुटबॉल। तो क्या कहना चाहेंगे आप इसके बारे में, और थोड़ा हमको बताइए कि लिवरपूल के लिए पिछले 5 साल में क्या सही किया है क्लॉप ने। थैंक यू बाबा। और क्लॉप की तो जितनी तारीफ करें उतनी कम है, एंड स्पेशली दिस स्क्वाड की भी। मैं आपको एक इस स्क्वाड की खास बात बताना चाहूँगा कि जो कोई भी फुटबॉल फैन आई थिंक अग्री करेगा, अपार्ट फ्रॉम माने एंड सला, इस स्क्वाड की मिडफील्ड एवरीबडी हैड रिटन देम ऑफ कि जॉर्डन हेंडरसन और जॉर्जिनियो वाइनाल्डम से आप कुछ नहीं जीत सकते। एंड क्लॉप और इस स्क्वाड ने ये दिखा दिया है कि हार्ड वर्क एंड परसेवरेंस इज द ओनली थिंग विच कैन मेक यू विन टाइटल्स। जब लिवरपूल ने साइन किया था क्लॉप को 2015 में, आई वॉज वन ऑफ देम जो डिबेट में था मोस्ट ऑफ द फैन से कि कार्लो एंचेलोती क्यों नहीं, क्योंकि तब वो भी अवेलेबल थे और वो बहुत ही प्रीमियर लीग प्रूवन मैनेजर थे। एंड आई वॉज रियली स्केप्टिकल अबाउट कि भाई क्लॉप प्रीमियर लीग में पेप गार्डियोला के सामने, और उस समय कौनते बहुत ही हिट थे, वो टाइटल निकाल पाएगा या नहीं। बट आई थिंक एवरीबडी इन दिस वर्ल्ड, क्लॉप ने उसको गलत प्रूफ कर दिया है, एंड इंक्लूडिंग मी, ऑफ कोर्स इंक्लूडिंग मी। सो एंड बट स्टार्टिंग इस चीज़ की, इस पूरी प्रोसेस की स्टार्टिंग, आई थिंक आई वुड लाइक टू कॉन्ग्रेचुलेट FSG एज वेल, जो कि हमारे ओनर्स हैं, क्योंकि विदाउट FSG दिस वुड हैव नॉट बीन पॉसिबल। FSG को खुद के लिवरपूल फैंस ने भी आज तक क्रिटिसाइज किया है फॉर नॉट ओपनिंग अप द चेस्ट whenever it is required in the market. Although yes, many of us thanks Barcelona to fund our VVD and Alisson, but अगर आप हमारी नेट स्पेंड देखो तो इट हैज़ बीन वेरी लेस एज अ पॉइंट ऑफ व्यू कि हम वर्ल्ड चैम्पियंस हैं, नॉट जस्ट प्रीमियर लीग चैम्पियंस, वी आर यूरोपियन चैम्पियंस, वर्ल्ड चैम्पियंस एंड नाउ द चैम्पियंस ऑफ इंग्लैंड। तो उस हिसाब से हमारी नेट स्पेंड हैज़ बीन 18 मिलियन, दैट्स इट। इसके हाफ में तो हमने इस विंडो में मीनो लिया था। सो येस, क्लॉप की साइनिंग्स हैव बीन वेरी अनकैनी, जैसे शकीरी। अगर आप शकीरी को देखो तो उसने हमें यूनाइटेड का पिछले साल गेम जिताया था, विच वॉज वेरी क्लोज। ओरिगी हैज़ बीन री इन्फॉर्म्ड, ओरिगी जो कि बहुत ही मतलब आउट ऑफ फॉर्म था, ही हैज़ कम बैक इन फॉर्म। देन टॉकिंग अबाउट मटीप, तो सारे प्लेयर्स जो भी थे, इंक्लूडिंग हेंडरसन, मटीप, गोमेज, हर कोई
फॉर्म में आया एट द राइट टाइम, एंड येस बिकॉज दिस इज बिकॉज ऑफ द कोचिंग स्टाफ एंड क्लब। बाबा अब लीग तो जीत ही गई है लिवरपूल, एंड दिस वाज द लास्ट पीस टू द पजल। एंड सीजन के रेट्रोस्पेक्ट में आपका क्या ख्याल है, मतलब व्हाट विल बी द रेलीगेशन, 3 टीम्स इन द रेलीगेशन, या फिर चैंपियंस लीग स्पॉट किसको जाएगा इस बार? यहाँ पे आपने जैसा बोला शिवम, काफ़ी इंटरेस्टिंग होने वाला है सीज़न। हालांकि जीत लिया लीग लिवरपूल ने, लेकिन अभी भी देर इज़ अ लॉट टू प्ले फॉर। और अभी ईपीएल की अगर हम बात कर लें तो टॉप 4 की जो रेस है, जिसमें आई थिंक लिवरपूल आर चैंपियंस और मैन सिटी इज़ ऑलमोस्ट फिक्स्ड फॉर द सेकंड पोजीशन, लेकिन 3rd 4th पोजीशन अभी भी काफ़ी अनसर्टेन है, क्योंकि हम देखें अगर लेस्टर और चेल्सी में सिर्फ 1 पॉइंट का गैप है, और वुल्व्स और मैन यूनाइटेड में भी काफ़ी रेस है। तो ये 4 टीमें उन 2 स्पॉट्स के लिए काफ़ी अग्रेसिवली परस्यू कर रही हैं। टॉटनहम और शेफील्ड मैं कहूँगा थोड़ा सा अब दे आर लैगिंग बिहाइंड इन दैट रेस, लेकिन यू नेवर नो, अभी भी देर आर स्टिल 7 गेम्स रिमेनिंग फॉर द एंड ऑफ द सीजन। और जैसा गौरव ने भी बोला था कि रेलीगेशन की बात कर लें, तो नॉरिच हु हैड अ वेरी एक्साइटिंग स्टार्ट टू द सीजन वर नॉट एबल टू कैरी देयर फॉर्म थ्रू आउट। तो दे आर आई थिंक certain to get relegated. 21 points हैं, they are almost 7 points of the 17th position from the safety. और relegation battle as of now 3 teams same number of points पे हैं, वेस्ट हैम, बर्नमथ और एस्टन विला। और वॉटफोर्ड और ब्राइटन भी मैं कहूँगा कि ज़्यादा सेफ नहीं है, तो काफ़ी इंटरेस्टिंग होगा। रेलीगेशन मिक्स में भी अभी इस समय 6 टीमें हैं, और टॉप 4 की रेस में भी 4 टीमें हैं, तो सीज़न अभी काफ़ी बाकी है। आर्सेनल के पॉइंट ऑफ व्यू से मैं कहूँ तो सीज़न ख़त्म हो चुका है, बिकॉज दे आर लाइंग एट 9th पोजीशन। और गौरव का एक फाइनल कमेंट इस सिचुएशन पे। ये थोड़ी गलत बात थी। आई डोंट थिंक आर्सेनल के पॉइंट ऑफ व्यू से सीज़न ख़त्म हो गया है, बिकॉज वी आर द लीडिंग। if the tally of FA Cup is taken into consideration, then we are leading 13 FA Cup titles हैं हमारे पास. So I think we are gonna win the FA Cup this season, and उसके बाद हम यूरोपा क्वालिफाई करेंगे, and I think it's a step in our success story for the future. यूरोपा जीत के शायद चैंपियंस लीग में क्वालिफाई करेंगे, फिर चैंपियंस लीग जीतेंगे, एज द लिवरपूल मॉडल गोज ऑन. यू हैव विटनेस दैट मॉडल. So I'm pretty optimistic for it. Arteta is at the wheel now, and he's gonna take us to new heights. So guys, जैसा हमने डिस्कस किया कि सीज़न अभी भी काफ़ी बाकी है. टॉप 4 की रेस है, प्रीमियर लीग में कौन रेलीगेट होता है, ला लीगा कौन जीतता है, और चैंपियंस लीग जो कि यूरोप का सबसे बड़ा कंपटीशन है, तो वो काफ़ी इंटरेस्टिंग रहेगा अभी बाकी बचे हुए टाइम में सीज़न में, कि कौन कहाँ फिनिश करता है और किसके लिए सीज़न सक्सेसफुल साबित होता है और किसके लिए फेलियर. मैं आशा करता हूँ, मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको ये हमारा पॉडकास्ट अच्छा लगा हो, और ये एक सिलसिला है जो जारी रहेगा, और हमने इसको हिंदी और इंग्लिश में करने की इसलिए कोशिश करी है जिससे हम ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुँच पाएँ. और आपके कोई भी सवाल फुटबॉल से रिलेटेड या किसी भी तरीके की कोई भी क्वेरीज हों, आप हमारे कमेंट सेक्शन में डाल सकते हैं. दोस्तों, इसी के साथ मैं हमारे पॉडकास्ट को यहीं समाप्त करना चाहता हूँ. मुझे उम्मीद है कि आप लोगों को काफ़ी मज़ा आया होगा जो हमने बातें करी हैं आज, और जो भी मेजर चीज़ें चल रही हैं फुटबॉल की दुनिया में हमने उनको कवर करने की कोशिश करी है, और ये एक सिलसिला है जो चलता रहेगा. और अगर आपको किसी भी तरीके की कोई भी सवाल हो जो आपको हमारे एक्सपर्ट से पूछने हो, तो प्लीज़ हमको रीच करें हमारे सोशल मीडिया हैंडल्स पे. और ये एक छोटी सी कोशिश है हमारी ओर से जिससे फुटबॉल को बढ़ावा मिले हमारे देश इंडिया में. क्रिकेट का एक बहुत ही ऊंचा ओहदा है हमारे देश में, और हम बहुत प्राउड फील करते हैं कि हमारा देश किसी भी स्पोर्ट में जब अच्छा परफॉर्म करता है, और यही चीज़ हम फुटबॉल के लिए भी चाहते हैं. और हमारा जो अल्टीमेट एम है वो यही है कि हम ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुँचे. इसलिए इस पॉडकास्ट का मीडियम भी हमने ऐसा रखा है जिससे ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के साथ कनेक्ट हो. तो हमको फ़र्क नहीं पड़ता, आप जहाँ से भी हो, आप आए, हमको रीच आउट करें. आपकी कोई भी क्वेरीज होंगी, कोई भी आपकी बातें होंगी, हम उसको इस पॉडकास्ट में डिस्कस करने की कोशिश ज़रूर करेंगे. और हम यही उम्मीद करते हैं
कि भारत का फुटबॉल भी एक दिन ऊंचाइयों को छुए जो आज के यूरोपियन देशों के फुटबॉल ने जिस तरीके से ऊंचाइयों को छुआ है। इसी के साथ दोस्तों मैं आपसे विदा लेता हूं और मेरे साथ जो एक्सपर्ट साथ जुड़े उनका बहुत ज़्यादा धन्यवाद करना चाहता हूं। मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट पॉडकास्ट के साथ। अपना ध्यान रखें, फिफ्थ ऑफिशियल में ट्यून इन करते रहें। थैंक यू दोस्तों।